हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला वीडियो ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर हम बात करेंगे द रिमेनिंग एटीपीज पंप्स, जिसमें सिर्फ एबीसी ट्रांसपोर्टर ही बाकी है। एंड हियर बिफोर स्टार्टिंग आवर एबीसी ट्रांसपोर्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बी टाइप पंप एंड एफ टाइप पंप, जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी टाइप एटीपेज एंड एफ टाइप एटीपेज के बीच में क्या डिफरेंस है? हमें पता था कि वी टाइप एटीपेज एंड एफ टाइप एटीपेज सिमिलर लुकिंग एटीपेज थे एंड दोनों ही H प्लस आयन का पंप करते हैं। तो हम देखते हैं इनके बीच में स्पेसिफिक क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम वी टाइप एटीपेज का प्राइमरी फंक्शन देखें तो इट इज ए H प्लस पंपिंग करता है, ये H प्लस को पंप करता है। पंपिंग का मतलब हमेशा क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव करता है तो किसके थ्रू पंप करता है, किसके थ्रू मूवमेंट करता है, वो एक पंप के थ्रू मूव करता है। इस पंप को क्या बोलते हैं हम? दिस इज ए पंप। एंड पंप का मतलब क्या होता है? पंप का मतलब हमेशा होता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में चीजों का मूव करना। ठीक है, हमें पता है जो ट्यूबवेल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्यूबवेल्स में एक पंप होता है जिसको हमें अप डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी आता है। तो पंप के जो ट्यूबवेल्स होते हैं, इसमें जो पंप होता है इसमें भी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ता है, जिसकी वजह से जिस एनर्जी के वजह से क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर आता है, जो कि लो लो से लो। यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी हमेशा ऊपर से नीचे तक काम करता है, बट यहाँ पर नीचे से ऊपर तक पानी आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी को यूज करके, यहाँ पर जो हमने एनर्जी दिया उस एनर्जी को यूज करके यहाँ से लो लो मीडियम से हाई मीडियम में यहाँ पर पानी आ रहा है एंड पानी आता है। इसी से ही हमने इस पंप को लिया है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो एटीपी पंप होता है वहां पर एटीपी के यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव कराते हैं। ठीक है, वी टाइप एटीपेज जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है H प्लस आयन को पंप करना। H प्लस आयन लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव करता है एटीपी को यूज करके, एंड यहाँ पर H प्लस का ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। ऑन द अदर हैंड जो एफ टाइप एटीपेज होते हैं, यहाँ पर इसका क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एटीपी की सिंथेसिस करना, जो कि इसका एकदम से उल्टा होता है। वी टाइप पंप के केस में एटीपी को यूज करके हम H प्लस बना रहे थे, यहाँ पर हम वो H प्लस के ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी को बनाएंगे। मतलब यहाँ पर नॉर्मल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में ही ट्रैवल हो रहा है, बट ये रिवर्स भी काम कर सकता है। इस वजह से दिस इज इन एटीपेज क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी अगर देखें तो ये जो वी टाइप एटीपेज होते हैं ये कभी भी H प्लस ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर सकते। हमेशा ये एटीपीज की तरह ही काम करेंगे एंड कभी भी वो एटीपी सिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो एप टाइप पंप्स होते हैं, एप टाइप एटीपेज होते हैं, वो बहुत एटीपेज की तरह भी काम कर सकते हैं एंड एटीपी सिंथेस की तरह भी काम कर सकते हैं। हालांकि वो एटीपी सिंथेसिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो एटीपी का ही सिंथेसिस करेंगे, मीडियम से एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठाएंगे, उसको जोड़ के एटीपी बना देंगे। जो पेरिफेरल स्टॉक होता है, अब आपको लग रहा होगा कि पेरिफेरल स्टॉक क्या है। हमने स्ट्रक्चर देखा था, जो F1 पार्टिकल था उसका क्या था, F1 पार्टिकल का हेक्सामर प्रेजेंट होता था एंड जो मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में होता था वो ज्यादातर C सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते थे, लार्ज नंबर में, ज्यादातर 10 नंबर में प्रेजेंट रहते। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो एक चीज होता था उसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो चीज होता था उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये ज्यादातर बी टाइप एटीपेज में 3 संख्या में पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो एफ टाइप एटीपेज है इसमें 2 नंबर में पाया जाता है, मतलब 2 ही पेरिफेरल स्टॉक्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ एफ टाइप एटीपेज। अभी वी टाइप एटीपेज में जो कैटालिटिक सब यूनिट था उसका नाम था ए एन बी। जो यहाँ पर मैंने हेक्सामर बोला, हेक्सामर का मतलब होता है 6 सब यूनिट जिसमें ए एंड बी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहते हैं। ए बी ऐसे प्रेजेंट थे ना। ठीक है, 6 सब यूनिट ऐसे प्रेजेंट थे अल्टरनेटिवली। तो ये जो हेक्सामर प्रेजेंट है ये बी टाइप एटीपेज में ए बी नाम से जाने जाते हैं। 3 ए होते हैं, 3 बी होते हैं एंड यहीं पर ही
यहीं पर ही क्या होता है, यहीं पर ही एटीपी का ब्रेकडाउन होता है एंड एडीपी एंड पीआई, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होकर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो एफ टाइप एटीपेज में जो हेक्सामर पाया जाता है F1 पार्टिकल में, उसको क्या बोला जाता है, जो हेक्सामर पाया जाता है उसको बोला जाता है अल्फा एंड बीटा। दिस इज नॉट ए एंड बी, इसको क्या बोला जाता है, अल्फा एंड बीटा बोला जाता है। एंड इस केस में ये भी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है, अल्फा बीटा ऐसे प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर ही एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करके एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है एंड रिवर्स भी किया जाता है इन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट में। तो अगर देखा जाए तो ये कैटालिटिक सब यूनिट इन एफ टाइप आर होमोलोगस टू द कैटालिटिक सब यूनिट ए एंड बी इन केस ऑफ वी टाइप पंप्स। तो सी सब यूनिट जो हमारा F0 पार्टिकल में प्रेजेंट, जो हमारा V0 पार्टिकल में प्रेजेंट होता था, तो वी टाइप पंप में V0 एंड V1 होता है, एफ टाइप पंप में F0 एंड F1 प्रेजेंट होता है, F0 एंड F1 प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ पर C सब यूनिट्स प्रेजेंट होता था हमारा F0 पार्टिकल V0 पार्टिकल में, तो यहाँ पर टोटल 10 नंबर में प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, वाइल जो C सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं एफ टाइप एटीपेज में वो 8 से 15 नंबर में पाए जाते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज, कौन से स्पीसीज में हम देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटॉन का एफिशिएंसी अगर देखें हम वी टाइप पंप में, तो 3 एटीपी को यूज करके ये 10 प्रोटॉन को मूवमेंट कराता है। ऑन द अदर हैंड अगर एफ टाइप एटीपीज में देखें तो 10 से 12 प्रोटॉन को यूज करके ये 3 एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर बी टाइप एटीपेज में हम लोकेशन देखें तो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, एंडोसोम में प्रेजेंट होता है एंड वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड एफ टाइप एटीपी का लोकेशन अगर देखें हम, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में आते हैं व्हिच इज एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर में जो ये एबीसी लिखा है, तो एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एबीसी का फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। हमें पता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट का क्या मतलब है। एटीपी बाइंडिंग का मतलब यही है कि इसमें एटीपी का बाइंडिंग होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन में एटीपी का बाइंडिंग हुआ है। तो क्या होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट में? एटीपी का बाइंडिंग होता है। तो अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो दिस इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर। सबसे पुराना और सबसे बड़ा फैमिली है ट्रांसपोर्टर का, एबीसी ट्रांसपोर्टर। एंड दिस इज फाउंड इन ऑल किंगडम्स ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग आर्किया में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकेरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर एक कंजर्व्ड एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है। कंजर्व्ड एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है मतलब हर तरीके के एबीसी ट्रांसपोर्टर में एक एटीपी बाइंडिंग डोमेन होगा ही होगा। इसी बेसिस में ही उसका फैमिली क्रिएट किया गया है, इसी बेसिस में उसको एक सेपरेट कैटेगरी दिया गया है कंजर्व्ड एटीपी बाइंडिंग डोमेन के बेसिस में। नेक्स्ट, मोर देन 100 मेंबर्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, मोर देन 100 मेंबर्स प्रेजेंट है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की। अगर सबस्ट्रेट देखा जाए तो सबस्ट्रेट ज्यादातर अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, लिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, आयरन, सुगर्स, ये सब मॉलिक्यूल का क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बट अगर आपको थोड़ा डिस्टिंग करके बता दूं, ये प्रोकैरियोट्स में न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कराता है एंड यूकैरियोट्स में ये न्यूट्रिएंट्स का क्या कराता है? न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कराता है। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स से क्या कराता है? ज्यादातर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इनको रिलीज कर देता है सेल से। मतलब दिस एक्ट्स लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल एंड सेल से जो भी ऐसे चीज आ जाए जो कि सेल का खुद का नहीं है, केमिकल्स मॉलिक्यूल आ गए, कोई भी केमिकल आ गया, कोई भी ड्रग आ गया, जेनोबायोटिक्स आ गया, सबको ये क्या करेगा? सेल से बाहर पंप आउट कर देगा, सेल से बाहर फेंक देगा। तो ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है इनका ऐसे क्या है दो ऐसे स्ट्रक्चर में है, दो ऐसे रीजन है जो कि सिमिलर है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है एंड दो
न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं। तो ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है इसका क्या होता है, 4 सब यूनिट होता है। एक तो दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं। जैसे कि हमने बताया जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है उसमें एटीपी बाइंड करती है ना। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को समझे, अगर थोड़ा अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को हम समझे, तो दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1, दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 2। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1, एंड लास्ट में प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जो कि सी टर्मिनस के आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमेशा जो ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं ये हमेशा साइटोसॉल के तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। एंड यहाँ पर एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन नहीं है, टोटल 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है। तो 12 जो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है उसमें से ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1 में 6 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स प्रेजेंट है, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 2 में 6 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं ये सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी एंड ट्रांसलोकेशन का पाथवे क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन देखें, दिस एक्ट लाइक द कैटालिटिक part which hydrolyze the ATP molecule into ADP and inorganic phosphate। तो ये क्या करता है, ATP के साथ बाइंड करता है एंड ATP को हाइड्रोलाइज करता है। अगर हम जनरल मैकेनिज्म देखें एबीसी ट्रांसपोर्टर का, ये स्पेसिफिक जो जनरल मैकेनिज्म है ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का इंपोर्ट के लिए एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक और इंपोर्ट और अपटेक, प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन को यूज करते हैं एज ए कैरियर मॉलिक्यूल। तो ये जो न्यूट्रॉन बाइंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है ये सबस्ट्रेट को क्या करता है, सबस्ट्रेट को कैरी करके लेकर आता है। तो ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है एंड सबस्ट्रेट को कैरी करके एबीसी ट्रांसपोर्टर के पास लेकर आता है। तो लेकर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर के साथ। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर के साथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन का जब इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर एटीपी की बाइंडिंग होती है इन केस ऑफ इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जिसमें एटीपी बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। तो एटीपी बाइंडिंग होता है एंड जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है उसका डाइमेराइजेशन हो जाता है। एंड ये दोनों जब डाइमेराइज हो जाते हैं तो ये दिस फोर्सेस द ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन टू ओपन टू द आउटसाइड। देख सकते हो ये ऐसे प्रेजेंट था जो कि लॉक की तरह प्रेजेंट था, एंड अभी ये बाहर की तरफ ओपन हो गया है। जब भी ये आप बाहर की तरफ ओपन होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन नहीं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये इसको क्या करेगा, सबस्ट्रेट को रिलीज कर देगा। एंड सबस्ट्रेट को रिलीज करके ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को रिलीज करके इट विल क्रिएट ए पाथ फॉर इट्स एंट्री इनटू द सेल। सो यहाँ पर एटीपी का उसके बाद हाइड्रोलिसिस होके एडीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एज सुन एज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड, यहाँ पर एक पाथवे क्रिएट होगा एंड ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एडीपी का भी रिलीज हो गया एंड एज सुन एज एडीपी रिलीज्ड, ये जो ट्रांसपोर्टर था ये अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया। हमने बात किया था यूकैरियोट्स में ये टॉक्सिन का एक्सपोर्ट करता है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, इनसाइड से, मतलब ऑब्वियसली टॉक्सिन किसी और मीडियम से क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। एंड ज्यादातर जो टॉक्सिन होते हैं वो हाइड्रो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपोफिलिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हमें पता है उसका स्पेशलिटी यही है कि वो हाइड्रोफोबिक जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आराम से पास कर सकता है। एंड एज इट कैन इजीली पास, तो इसको कोई ट्रांसपोर्टर की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी ऐसे स्पेसिफिक कुछ ट्रांसपोर्टर या फिर चैनल्स के थ्रू हाइड्रोफोबिक ड्रग मॉलिक्यूल्स या फिर डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर आ सकते हैं।
अंदर आने के बाद एज़ सून एज़ इस ट्रांसपोर्टर को पता चला कि सेल के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन प्रेज़ेंट है, केमिकल्स प्रेज़ेंट है जो सेल का खुद का नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा एंड उसके बाद साइमल्टेनियसली एटीपी का भी बाइंडिंग होता है एंड इसका कन्फर्मेशन चेंज होता है एंड ये डायरेक्टली क्या करता है, टॉक्सिन को सिक्रीट कर देता है या फिर सेल से बाहर फेंक देता है। ठीक है? दैट इज़ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नाउ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल 1 में हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है, सीएफटीआर, जिसके बारे में हमने बेसिक ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा था। अगर आप अपने थोड़ा दिमाग को यूज करें एंड आप याद दिलाए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किस चीज के लिए किया जाता था सीएफटीआर से, तो हम आप हमें बता सकते हैं कि ये किस लिए किया जाता था। तो दिस इज बेसिकली आयन चैनल। तो यू मस्ट बी कंफ्यूज नाउ। हमने अभी बात किया कि ये जो है, ये जो हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर है, दिस इज अ ट्रांसपोर्टर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रांसपोर्टर और चैनल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते रहते हैं, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बट ऑन द अदर हैंड जो चैनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन में पोर की तरह काम करते हैं एंड उनका कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बस ये जो चैनल्स होते हैं इनका कुछ गेट होता है, एक गेट होता है जिसके बेसिस में ये क्या करता है, रेगुलेट होते हैं। मतलब आइदर ये गेट ओपन होगा या तो क्लोज होगा एंड गेट ओपन एंड क्लोज होने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म थे। ये हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में चैनल एंड कैरियर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यही यूनिक चीज है इसमें एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू एबीसी ट्रांसपोर्टर, जहां पर सारे एबीसी, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है वो सारे ही क्या है, ट्रांसपोर्टर या फिर करियर प्रोटीन्स है जो कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, कंफर्मेशन को चेंज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सीएफटीआर है, दिस इज ए आयन चैनल। नाउ यू टेल मी, इट इज ऑल्सो लाइक हमने इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा था, अभी हम इसको एबीसी ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ रहे हैं जो कि एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये दोनों में कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है ये लाइन, ठीक है। सीएफटीआर जो है वो एटीपी गेटेड पैसिव आयन ट्रांसपोर्टर है। हमने जो यहाँ पर गेटेड चैनल्स के बारे में बात किया था उसमें हमने पढ़ा था एक लिगैंड बाइंडिंग गेटेड चैनल्स हमने पढ़ा था, ठीक है, लिगैंड गेटेड चैनल्स पढ़ा था। तो लिगैंड गेटेड चैनल्स में क्या होता है, लिगैंड मॉलिक्यूल आकर गेट में बाइंड करता है, उसके बाद ये चैनल ओपन होता है एंड चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके गेट में एटीपी की बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी बाइंड करेगा इसके गेट में, उसके बाद जाकर इसका ट्रांसपोर्ट होगा एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांसपोर्ट पैसिव तरीके से होगा। मतलब यहाँ पर एटीपी जो है इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जाकर गेट में बाइंड कर रहा है चैनल को ओपन करने के लिए एंड यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही हो रहा है, हाई से लो में ही हो रहा है, विच इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड। इस वजह से हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ रहे हैं एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है दैट बिलोंग्स टू ए एबीसी ट्रांसपोर्टर ग्रुप। ठीक है, ये पैसिव क्यों है, हमने अभी बताया कि क्लोराइड का मूवमेंट डाउनहिल होता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही होता है। तो हमने ये बताया कि ये दिस इज ए क्लोराइड आयन चैनल्स। तो अगर आप देखें तो हम ऐसे जनरल हम बात कर सकते हैं, दिस इज सीएफटीआर कैन लुक लाइक ए चैनल हियर, ठीक है, पोर की तरह काम करता है एंड यहाँ पर हमने बात किया था जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है वो हमेशा साइटोसॉल की तरफ होता है। तो इसका जो गेट होगा वो कहाँ पर होगा, ये साइटोसॉल की तरफ होगा जहां पर एटीपी बाइंड करने से ये चैनल ओपन होगा। ठीक है, अब डिटेल में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस लुक्स एग्जैक्टली सेम एज द जनरल स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। इसका भी क्या है, एक दो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, जिसमें ईच ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में क्या है, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, 6 बार ये मेम्ब्रेन को पास कर रहा है
एंड यहाँ पर भी ये 6 बार मेम्ब्रेन को पास कर रहा है। टोटल 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स है, तो ये 12 बार क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सिमिलरली यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में पहला ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के बीच में न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, एंड लास्ट में सी टर्मिनस के पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1 लिख दिया है, दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 2। बट यहाँ पर एक डिफरेंट ये है कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के बीच होता है। तो ये जो यहाँ पर ECL एंड ICL लिखा है, दिस आर एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स एंड इंट्रासेलुलर लूप्स। अब यहाँ से कैसे एक चैनल की फॉर्मेशन होगी, वही सिमिलर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का फॉर्म कर रहा है, वही सेम स्ट्रक्चर क्या करेगा, अभी एक चैनल का फॉर्म करेगा। जैसे कि यू कैन सी, वो सारे जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन थे वो एक इकट्ठा होंगे एंड एक पूर फॉर्मेशन कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कर रहे हैं, एक पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बाकी एज यूजुअल प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले जो ये क्या होता है, ये है हमारा रेगुलेटरी डोमेन। तो ये जो रेगुलेटरी डोमेन पहले अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में होता है। अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन का मतलब है इसमें फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। फॉस्फोराइलेशन का जो वर्ड है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच नहीं हुआ है। जहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये अनफॉस्फोराइलेटेड रीजन है जिसके वजह से अभी चैनल क्लोज है। उसके अलावा क्या है, ये जो NBD रीजन है ये भी एक गेट की तरह काम कर रहे हैं, चैनल को क्लोज करके रखा हुआ है। अभी कुछ ऐसे सेल में कंडीशन आया जहां पर साइक्लिक AMP जो है इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से जो प्रोटीन काइनेज ए एक प्रोटीन होता है जिसको हम सिग्नलिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन काइनेज ए का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, रेगुलेटरी डोमेन में एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा। फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया, रेगुलेटरी डोमेन का फॉस्फोराइलेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ यही से इसी से ही चैनल ओपन नहीं हो सकता। यहाँ पर NBD डोमेन में भी क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए। NBD डोमेन में भी अभी ATP का अटैचमेंट होगा। ये जो NBD है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, ये दोनों डाइमराइज करेंगे। डाइमराइज करने के बाद इसका कंफर्मेशन कैसे चेंज होगा, चैनल को ओपन करके चेंज होगा। ठीक है, चैनल को ओपन करेगा एंड चैनल को ओपन करने के बाद जो क्लोराइड आयन था वो क्या होगा, अलोंग द ग्रेडियंट मूव करेंगे। क्लोराइड आयन कैसे मूव करेंगे, अलोंग द ग्रेडियंट मूव करेंगे। तो ये बेसिकली सेल की इंटीरियर से सेल के बाहर क्लोराइड आयन को मूव करता है, मतलब क्लोराइड आयन को सेल से बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका क्या रोल है, CFTR का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो इसका डिफरेंट रोल है डिफरेंट ऑर्गन में। अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स में म्यूकस जो थिक सब्सटेंस होता है ना, जो हमें सर्दी हो जाती है तब म्यूकस डेवलप होता है एंड हमारा नाक बंद हो जाता है और हम सांस नहीं ले पाते। तो ये म्यूकस को पतला और मोबाइल बनाने में मदद करता है, जिसके वजह से हवा अच्छे से पास कर सके, हम सांस अच्छे से ले सके। ठीक है, CFTR का रोल रहता है हमारे सांस लेने में, लंग्स में। ऑन दी अदर हैंड जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में एंजाइम की सिक्रीशन कराता है ये डाइजेशन के लिए। स्वेट ग्लैंड जो होता है, जहां से स्वेट सिक्रेट होता है, ऑब्वियसली वहां पर सॉल्ट की लेवल को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है या फिर मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, अगर CFTR में म्यूटेशन हो गया, कुछ तरीके का म्यूटेशन हो गया, सडन कुछ जीन में चेंजेस हो गए, तो क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। एक मूवी है हाय पापा करके, आपको एक साउथ का मूवी पता होगा। ये हाय पापा मूवी में क्या होता है, उस लड़की को, जो छोटी बच्ची होती है, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है एंड वो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती है एंड वो उसको 65 रोजेस बोलती है। ठीक है, तो ये वही डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ये 2 आउट ऑफ 3 केसेस में होता है, मतलब 3 लोगों का ये म्यूटेशन हुआ एंड 2 लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा।
म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है A508 डेल म्यूटेशन, जिस केस में अगर आप इसको ना देखें तो भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं। एप का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड, जो सिंगल लेटर कोड होता है अमाइनो एसिड का। एप उसमें होता है फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन जो 508 नंबर में जो फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है, उसके उसमें क्या होता है? डिलीशन म्यूटेशन होता है, मतलब ये डिलीट हो जाता है। तो ये डिलीशन लीड्स टू क्या होता है? प्रोटीन अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता है। कहाँ पर फोल्डिंग होती है? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है। तो ये प्रोटीन कहाँ पर रह जाता है? ईआर में ही रह जाता है। एंड हमें पता है जो प्रोटीन ईआर में अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाते हैं, उनका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है प्रोटियोसोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन मेथड में। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, जिसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस 1। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस 1 एज इट्स नेम सजेस्ट, ये क्या करता है? ये ट्यूमर सेल्स में या फिर कैंसरस सेल्स में क्या कराता है? मल्टीपल ड्रग्स का रेजिस्टेंस दिखाता है। हमें पता है रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है? रेजिस्टेंस का मीनिंग है अगर आप अपने सेल में कोई ड्रग को दे रहे हो एंड आपको वो ड्रग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यू आर रेजिस्टेंट टू दैट ड्रग। जैसे कि हमें पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आर्किया प्रेजेंट होते हैं। आर्किया क्या करते हैं? आर्किया हाई टेम्परेचर या फिर हाई पीएच, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वो रह सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। तो वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम मतलब लेट्स से टेम्परेचर टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट आ गया तो भी वो उस फसल का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो उसको खा नहीं सकता, वो उल्टा वो फसल को खाएगा तो खुद ही मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस का ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? अगर कुछ भी जिस चीज का ये रेजिस्टेंस होगा, उस चीज के आने पर उस सेल का कोई भी कुछ भी हानि नहीं होगी। तो कैंसर सेल्स या फिर ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं? ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर MDR1। क्यों? अभी हमने बात किया MDR1 क्या है? एक एबीसी ट्रांसपोर्टर है। यूकेरियोट्स में ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, सेल से बाहर सबको फेंक देता है। तो जब भी ड्रग्स आते हैं सेल के अंदर, तो ये ड्रग्स को भी क्या करेगा? सेल से बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से ये कैंसर सेल क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट हो जाएंगे एंड जिंदा रह जाएंगे। इसके ऊपर केमो का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट डीपर। तो MDR1 जो है, दिस इज द फर्स्ट यूकेरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टर जिसको हमने डिस्कवर किया, क्योंकि कैंसर के ऊपर बहुत रिसर्च होता है, इस वजह से फर्स्ट यूकेरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टर जो डिस्कवर हुआ था, दैट इज MDR1। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन। ऑब्वियसली जो जीन होता है उससे प्रोटीन बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेक्स कैंसर सेल्स रेजिस्टेंट टू केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। तो कैंसर सेल्स को ये क्या कराता है? केमोथेराप्यूटिक ड्रग से रेजिस्टेंट कराता है। कैसे कराता है अभी हमने बात किया। उसके बाद ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है इसका ज्यादातर हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के लिए। अभी हमने बात किया था कि हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के लिए इसका बहुत एफिनिटी होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो ज्यादातर लिपोफिलिक भी होते हैं। लिपोफिलिक का मतलब होता है ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, बट वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। वाटर को ये प्यार नहीं करते वाटर से, बल्कि हेट करते हैं या फिर डरते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्या क्या कर सकते हैं? ड्रग्स पास कर सकते हैं एंड सेल के अंदर आ सकते हैं। बट ये जो ट्रांसपोर्टर है ये क्या करेगा? ये इन सबका दुश्मन है, तो ये इन सबको सेल से बाहर फेंक देगा। तो ये सारे हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में से एग्जाम्पल क्या है? एक्टिनोमाइसिन है, इसको आप याद रखिए। डॉक्सोरूबिसिन है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, कॉल्चिकाइन। हमने ये विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, कॉल्चिकाइन के बारे में हमें पता है, ये माइक्रोट्यूबुल्स में भी आप पढ़ोगे। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड कॉल्चिकाइन। हम आगे जब माइक्रोट्यूबुल्स के टॉपिक में आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होता है वो भी माइक्रोट्यूबुल्स के रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो ये तो याद रह जाएगा। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन दोनों साउंड करता है एक जैसे। कॉल्चिकाइन जो है वो बहुत ही कॉमन ड्रग होता है। अगर आप कैंसर मतलब अगर आप कोई सेल को मेटाफेज में अरेस्ट करना चाहते हो, उसको आप मेटाफेज के उसके जो क्रोमोसोम को देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कॉल्चिकाइन दे दोगे, जिसके वजह से ये सेल क्या हो जाएगा?
मेटाफेज में ही अटक जाएगा, मतलब इसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो डॉक्सोरूबिसिन एंड एक्टिनोमाइसिन, इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मली ये कहाँ पर एक्सप्रेस्ड होते हैं? नॉर्मली ये बहुत सारे सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेल से बाहर फेंक देते हैं। एंड मेनली जो बैरियर्स होता है, जहाँ पर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पर एक बैरियर का नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड ब्रेन के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आने नहीं देता। तो कैंसर सेल के केस में क्या होता है, कैंसर सेल बहुत चालाक होते हैं एंड ये क्या करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन को ओवर एक्सप्रेस करते हैं। ओवर एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? लेट्स से दिस इज आवर जीन, एंड जीन से हमें पता है, जीन से क्या होता है, जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन होके जीन से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कैंसर सेल होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म से क्या करेंगे, ये ओवर एक्सप्रेस करेंगे उस जीन का। ये जो है ना, जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रोसेस को ही एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ओवर एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये ऐसे कुछ काम करेंगे कैंसर सेल्स, जिससे ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या होगा, हमेशा बनता रहेगा, मतलब यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, ये हमेशा बनता रहेगा। इस वजह से ओवर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, बहुत सारा हम सिग्नलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे ये ओवर एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, उधर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ हमने बात किया था अभी ट्यूमर सेल में क्या होता है, मल्टी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो लेट्स से दिस इज आवर ट्यूमर। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स है, ट्यूमर है, एंड इसको हम किल करने के लिए हमने केमो दिया। ठीक है, केमो दिया, पहली बार केमो दिया, एंड केमो में हमने लेट्स से 3 ड्रग्स दिए थे। ठीक है, 3 ऐसे ड्रग्स दिए थे केमो में। तो यहाँ पर ये ट्यूमर मर गया। ठीक है, मर मर के बस एक सेल इसमें बच गया। इस जो एक सेल है, इस एक सेल में ऑब्वियसली प्रोटीन है MDR1, जो कि इस सेल से ये केमो के 3 ड्रग को क्या रिमूव कर दिया, जिसके वजह से ये क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया इन 3 ड्रग से। उसके बाद हमें पता है कैंसर सेल का क्या होता है नेचर, ये करेंगे प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन करने के प्रोलिफेरेशन करने के वजह से ये फिर से ट्यूमर बनाएगा। ठीक है, फिर से ट्यूमर बनाएगा। अब जो ट्यूमर बनाया, अभी ये जो ट्यूमर है, इस ट्यूमर में जो सेल है, ये इन 3 ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अभी ये 3 ड्रग देंगे तो इसका कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेल नहीं मरेंगे। तो हम यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ केमो देंगे। यहाँ पर लेट्स से 2 ड्रग है। ठीक है, 2 अलग ड्रग है, एंड यहाँ पर हमने दिया केमो, एंड केमो देने के बाद ये काम कर गया, एंड यहाँ पर सिर्फ 1-2 सेल ऐसे बच गए, 3 सेल बच गए लेट्स से। एंड ये सारे जो सेल होंगे, ये पहले से भी जो 3 ड्रग दिए थे उनसे भी ये रेजिस्टेंट है, एंड अभी जो दो दो ड्रग दिए, ये 2 ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल 5 ड्रग से ये रेजिस्टेंट हो गया। उसके बाद ये इनका नेचर क्या है, प्रोलिफरेशन करेंगे, फिर से प्रोलिफरेशन करेंगे, फिर से ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करेंगे, एंड फिर से हम केमो देंगे डिफरेंट ड्रग के साथ, एंड डिफरेंट ड्रग्स के साथ देने के बाद भी कुछ ऐसे सेल हो सकता है बच जाए जो कि इन सारे ड्रग से रेजिस्टेंट हो। तो इसमें कौन काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है वही प्रोटीन जिसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है यही फेनोमेना कि ये सारे जो ड्रग्स होंगे, इन सब से क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर का ही नाम है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। एंड ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन, ये जो प्रोटीन का नाम दिया गया है इसके फंक्शन से, क्योंकि ये मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस कराता है ट्यूमर में। तो ये समझ आ गया आपको। नाउ हम डिजीज की एसोसिएशन कराते हैं कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर से, क्योंकि ये एबीसी ट्रांसपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल्स आप याद रखिए। ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है, डिजीज दिया है, जीन दिया है। हमें पता है जीन से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, तो ये जीन को मैं मेंशन नहीं करूंगी, ये सेम ही है नाम, एबीसी ट्रांसपोर्टर का नाम जो है, जीन का नाम भी वही है। सबसे पहले हमारे पास है ABCA1। अभी आपको बता दूं, ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है, इनको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए ये ऐसे नाम दिया गया है, A1, A4, D1, ऐसे नाम दिया है, C7, ठीक है, B1, ऐसे, मतलब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है सब क्लासेस में। एंड इस वजह से ABCA1 मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट A1।
ठीक है, इसका नाम है। तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट A1 जो है एबीसी ट्रांसपोर्टर, इसके म्यूटेशन होने से क्या होगा, टैंजियर्स डिजीज होगा, जिस केस में क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। एंड हमें पता है कि जब गुड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट हमारे बॉडी में डिक्रीज होता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, तब कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल का कंडीशन है, तब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का कंसेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आवर ABCR, जिसको क्या बोलेंगे हम, ABC एटीपी बाइंडिंग कैसेट रेटिनॉइड, R स्टैंड्स फॉर रेटिनॉइड। ठीक है, रेटिनॉइड, एंड इसको अदरवाइज हम ABCA4 भी बोलेंगे, A4। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्टारगार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर रेटिनॉइड जो है, रेटिनॉइड रेटिनॉइड जहां पर भी रेटिनॉइड की बात आ गई, ये मतलब आई से रिलेटेड है। ठीक है, आई से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या होता है, विजन प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर चाइल्ड में होता है, बच्चों के केस में होता है, क्या होता है, रेटिना में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, स्टारगार्ड डिजीज होता है, स्टारगार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिखाई देने लगती है, कहाँ पर, बच्चों के केस में। नेक्स्ट इज ABLD1, ये एक्चुअली इसका नाम नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम है ABCD1, ये गलती से लोग इसे ABLD1 बोल देते हैं, बट इट इज एक्चुअली ABCD1। ठीक है, आप ABCD1 ही याद रखिए। इसके डेफिशिएंसी में या फिर इसके प्रेजेंस ना होने के कारण एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी होता है, जिसको ALD भी बोल सकते हैं। तो एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी के केस में क्या होता है, जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। हमें पता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का डिग्रेडेशन कौन कराता है, पेरोक्सिसोम कराता है, पेरोक्सिसोम हमने पढ़ा है, राइट। तो ये जो पेरोक्सिसोम होते हैं, ये पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का डिग्रेडेशन कराते हैं। बट वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का पेरोक्सिसोम के अंदर आना जरूरी है ना, अंदर नहीं आएगा तो डिग्रेडेशन कैसे होगा, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ABCD1, जो ट्रांसपोर्टर है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है, म्यूटेशन हो गया है, कुछ भी हो गया है उसमें, तो ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ नहीं, साइटोसोल से पेरोक्सिसोम में आ नहीं पाएंगे, जिसके वजह से साइटोसोल में वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके वजह से एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी दिखाई देती है। नेक्स्ट इज CATR, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जिसका अदरवाइज नाम है ABCC7। इसके म्यूटेशन से सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं, अभी बात किया था हमने। उसके बाद MDR1, जिसके बाद मल्टीड्रग रेजिस्टेंस 1, जो कि एक P ग्लाइकोप्रोटीन भी है, एंड इसका अदरवाइज नाम है ABCD1। ये क्या कराता है, मल्टीड्रग रेजिस्टेंस कराता है ट्यूमर में, ये भी अभी हमने पढ़ा था। TAP1 एंड TAP2, TAP1 this stands for what, TAP is nothing but the transporter associated with antigen processing। एंटीजन प्रोसेसिंग के साथ जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड है, उसको हम TAP1 TAP2 बोलेंगे। तो TAP1 TAP2 जो है, इनका जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो TAP1 TAP2 है, ये एक साथ काम करते हैं। मतलब TAP1 TAP2 अगर हम बात करें तो इनके केस में क्या होता है, इनके केस में सिर्फ 6 नहीं होता है, मतलब TAP1 एंड TAP2 में सिर्फ 6, एक सब यूनिट का 6, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का 6 सब यूनिट नहीं, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन नहीं, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन नहीं होता है, यहाँ पर टोटल 10 होता है। ठीक है, मतलब TAP1 जो है वो अलग एक प्रोटीन है, TAP1 एक अलग प्रोटीन है, TAP2 जो है वो अलग प्रोटीन है। ठीक है, वो दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों, ये 10 एंड TAP2 का 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन में 10 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, एंड इसमें एक क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होगा, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होगा। तो ये TAP1 एंड TAP2 क्या होते हैं, डाइमराइज होते हैं, डाइमराइज होने के कारण ही ये एक साथ काम कर सकते हैं फॉर द एंटीजन प्रोसेसिंग।
ये एंटीजन प्रोसेसिंग करेंगे, ये दोनों एक साथ मिलके। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है, इसका एक्सेप्शन, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिए, ठीक है। तो ये इम्यून डेफिशिएंसी कराता है, अगर टैप 1 टैप 2 प्रेजेंट ना हो तो एंटीजन प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसके वजह से इम्यून डेफिशिएंसी दिखाई देगी, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, ये अनदर क्या है, टेबल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें ओवरऑल एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम डिफरेंट पंप्स के बारे में बात करेंगे। वही सेम है, बस बैक्टीरिया के कुछ है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये ईस्ट का है और बाकी का बैक्टीरिया का है, ठीक है। इसके सब यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्ट्रेट एंड फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मल्टीट्रिप रेजिस्टेंस 1p ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि इसका दूसरा नाम है। इसमें एक ही सब यूनिट होता है जिसमें दो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, दो दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है एंड दो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है। बट ये एक ही सब यूनिट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ड्रग्स को बाहर फेंक देता है, ड्रग्स की सिक्रीशन कराता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो CFTR होता है आयन चैनल, वो क्लोराइड आयन चैनल होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन को बाहर फेंक देगा, ATP के साथ भी बाइंड करता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड पैनक्रियाटिक एपिथेलियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टैप 1 टैप 2, जो अभी हमने देखा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। ये दो चीज है, दो सब यूनिट है एंड इस वजह से यहाँ पर 2 लिखा है। अभी हमने बात किया कि ये अलग सब यूनिट है, ये अलग सब यूनिट है, दोनों डाइमराइज होते हैं, एक साथ काम करते हैं, इस वजह से ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, टैप 1 स्लैश टैप 2। एंड दो सब यूनिट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं एंड एंटीजेनिक पेप्टाइड्स का ये ट्रांसपोर्ट कराता है ER से बाहर, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस 2, जिसको ABCB4 भी बोलते हैं। इसका भी एक ही सब यूनिट है, लिवर सेल एपिथेलियल मेम्ब्रेन में होता है। हमें पता है जो कैविटी के तरफ जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसको हम एपिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो ब्लड वेसल के तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसोलेटरल और बेसल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो लिवर सेल के तरफ, लिवर सेल एपिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लिवर के तरफ जो होगा वो एपिकल मेम्ब्रेन बोला जाएगा, ठीक है। ये जो लिवर सेल होते हैं इनका, ये जो लिवर के कैविटी के तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिवर सेल के एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड ये कहाँ पर होता है, ये क्या करता है, ये फॉस्फेटिडिल कोलिन जो होता है ना मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फेटिडिल कोलिन को ये क्या करता है, फ्लिपेज फंक्शन करता है, मतलब आउटर लिपलेट से इनर लिपलेट में मूवमेंट होता है, आउट से इन। ये हमेशा फ्लिपेज प्रोपेज में याद रखिए, बेस्ड ऑन द क्या डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन के बेस में आप याद रखिए, फ्लिपेज का मतलब होता है आउट से इन में आना, फ्लोपेज का मतलब होता है इन से आउट में जाना, ठीक है। उसके अलावा ये बाइल का सिक्रेशन भी कराता है, तो ऑब्वियसली बाइल इज आल्सो अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आवर एग्जांपल फॉर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कि हमारा बेकर्स यीस्ट बोलते हैं उसको। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर बेकर्स यीस्ट है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, स्टे6, इसका फुल फॉर्म है स्टेराइल, स्टेराइल 6। स्टेराइल 6 का भी एक ही सब यूनिट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यीस्ट इज आल्सो यूकेरियोट्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिक्रीशन होगा, किसका सिक्रीशन हो रहा है, फेरोमोन का सिक्रीशन हो रहा है, फेरोमोन प्रोटीन का सिक्रीशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अपना मेटिंग पार्टनर के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका नाम भी इट सजेस्ट व्हाट, अगर इन केस ऑफ ये जो फेरोमोन का रिलीज नहीं हो पाया, अगर इन केस ऑफ T6 जो है, स्टे6 या फिर T6 जो भी बोलेंगे आप, इस T6 का अगर म्यूटेशन हो गया एंड ये अपने मेटिंग पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो ये सेल ऑब्वियसली स्टेराइल हो जाएगा ना, ये बात नहीं कर पाएगा तो क्या ही करेगा भाई, तो इसका सिक्रेशन नहीं होगा तो ये स्टेराइल हो जाएगा, इस वजह से ये इसका नाम क्या है, स्टे6 है। नेक्स्ट आवर एग्जांपल्स आर बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोट्स में जो पंप्स होते हैं, ATP ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने बात किया था प्रोकैरियोट्स में ये क्या करते हैं, अपटेक अपटेक अपटेक, तो ये न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हीज QMP। हीज QMP ऑब्वियसली एज इट्स नेम सजेस्ट, हीज मतलब इसका सबस्ट्रेट है हिस्टिडीन एंड हिस्टिडीन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड।
हिस्टिडीन इज ए न्यूट्रिएंट जिसका अपटेक इसको चाहिए, इस वजह से बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्या, हिज क्यूएमपी। तो ये जो हिज क्यूएमपी है इसमें क्यू एंड एम जो है, क्यू एंड एम क्या है, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, एंड जो पी है दिस इज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। पी जो है, पी सब यूनिट जो है दिस इज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। इसके अलावा एक जे डोमेन भी होता है जो कि एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। ये जो क्यूएमपी लिखा है ना, ये एक ही ओपेरॉन से बनता है, इस वजह से इसका नाम हीज क्यूएमपी है। ठीक है, अगर सब यूनिट का बात करें तो टोटल 5 सब यूनिट होते हैं। एक 4 सब यूनिट जो होते हैं वो हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन एंड न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रीजन, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रीजन, ऐसे हम बात कर सकते हैं। 4 सब यूनिट्स होते हैं एंड एक जो पीपी है ना, पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन है ये एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है जिसकी हमने बात किया था जनरल मैकेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज पीएसटी एससीएबी। तो एससीएबी जैसे कि हमने यहाँ पर क्यूएमपी पढ़ा था, एससीएबी भी क्या है, एससीएबी भी एक ओपेरॉन से बनने वाले 4 सब यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 4 प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 सब यूनिट्स है एंड एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो ये पीएसटी जो है ये फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, फॉस्फेट को अपटेक कराते हैं। ये भी बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंड ये फॉस्फेट का अपटेक करा रहे हैं। पीएसटी का फुल फॉर्म है फॉस्फेट स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, एससीएबी इसका डिफरेंट सब यूनिट का नाम है। उसके बाद आता है ओपीपी डीएफबीसीए। यहाँ पर जो डीएफबीसी है सिमिलरली ये इसके 5 सब यूनिट का नाम है जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। ओलिगोपेप्टाइड्स को ही ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं, पेप्टाइड का अपटेक कराते हैं। तो ये ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन का ही फुल फॉर्म है ओपीपी, ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एबीसी ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे जो बचे कुचे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमें थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाय, टेक केयर।